नमस्कार दोस्तों, बिहार की रहने वाली रूबी जो कई सालों से सोमवार का व्रत करती थी, शंकर भगवान की पूजा में इस कदर से लीन थी कि मानो पूजा पाठ के आगे उसको खाना भी नहीं सूझता था। इसी कदर उसका सब कुछ सिलसिला चलता रहा। परिवार वाले भी उससे कई बार नाराज भी हुए, तमाम प्रकार की बातें भी करने लगे, लेकिन रूबी किसी की नहीं सुन रही थी। रूबी को सिर्फ यही लग रहा था जो भी कुछ है इसी भक्ति, इसी साधना में ही है। परिवार के लोग चाहते थे कि वो पढ़े लिखे, अपने जिंदगी के बारे में सोचे, थोड़ा आगे बढ़े, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ पे ही फोकस ना करे। लेकिन रूबी परिवार वालों की भी दुश्मन बनती जा रही थी। यहां तक आया कि परिवार वाले अब उससे पूछना तक छोड़ दिए कि वो खाएगी कब, नहाएगी कब, सोएगी कब, उठेगी कब, बैठेगी कब। रूबी भी परिवार से एकदम अलग रहने लगी, सिर्फ और सिर्फ उठती, खाती, सोती, नहाती, पूजा पाठ करती, इसी तरीके से चलता रहा। अचानक से कांवड़ियों का समय आता है और रूबी के मन में एक ख्याल आ जाता है कि क्यों ना इस बार उसको बोल बम लेकर जाए। रूबी इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि पूरे गांव, पूरे के वहां दर दर के लोग, उसके दोस्त और उसके रिश्तेदारों में इस बात की चर्चा होती थी कि इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर लड़की इस कदर मानसिक प्रॉब्लम से कैसे गुजर सकती है। लेकिन वहीं रूबी को इसका कोई भनक ही नहीं था। अब कांवड़िया का पूरा प्लान बनाती है, बाजार जाती है, वहां से कपड़े वगैरह लेकर के आती है और कांवड़ उठाने का एकदम पूरा प्रबंध कर लेती है। परिवार वाले इस बात को जब जानते हैं कि रूबी इस बार कांवड़ लेकर जाएगी, परिवार के लोग नाराज होने लगे और समझाने लगे, देख बेटा, पूजा पाठ तक ठीक है, तो घर में करती है, छत पे करती है, जहां तेरा दिल करता वहां करती है। हम लोग थोड़ा नाराज भी होते हैं तेरे इस पागलपन से, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन अब तू हद से ज्यादा पागलपन करने जा रही है। अगर तूने ये कदम उठाया तो हम तुझको घर से निकाल देंगे। रूबी कहती है, जो भी कुछ करना है करो, मुझे जाना है तो जाना है, चाहे आप घर से निकाल दो या कुछ भी कर दो। रूबी अपनी जिद पर अड़ी रही और कांवड़ का पूरा तैयारी करती है और कांवड़ को लेकर निकल पड़ती है। पैदल जाते हुए अपना गई, दोपहर से शाम हो गया, मंजिल अभी भी दूर ही था कि रूबी को थकान लगने लगा, कुछ खाने पीने का मन लगे, इन्हें प्यास लगने लगी। एक पेड़ का छांव था, पेड़ के पास वहीं पर जाकर बैठ जाती है और बैठने के बाद जो भी कुछ झोले में उसने रखा था खाने पीने की चीज, उसको निकाल कर खाने लगती है। खाते खाते उसको आलस से आने लगता है, क्योंकि जो सफर रूबी ने तय किया था वो रूबी के जीवन का पहला इतना लंबा सफर था, क्योंकि पैदल यात्रा रूबी ने इतना अपने जीवन में कभी किया ही नहीं था। इसलिए रूबी को यह लगा कि अब उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और जब 2-4 घंटे आराम कर लेगी तो वहां से फिर वो आराम से निकलेगी और मंजिल तक पहुंच ही जाएगी। रूबी वहां अपना झोरा, झंडी, जो भी कुछ होता है उसको बगल में रखती है और वही पेड़ के पास एक छोटा सा तौलिया अपने बैग से निकालती है, वही फैलाती है और वही आराम करने लगती है। आते जाती कुछ महिलाएं जो कांवड़ उठा रही थी, उस रूबी को देखती थी कि इतनी सुंदर लड़की है जो सच में एकदम इतनी मासूम, इतनी सुंदर दिख रही थी कि हर किसी की निगाहें रूबी पर जाकर टिक ही जाती थी। अब महिलाएं कभी कभी उसके पास बैठती, उससे बातचीत करने की कोशिश करती, लेकिन रूबी इतनी थकी थी कि किसी से ठीक से बात तक करना नहीं चाहती थी। महिलाएं भी जो भी वहां पर बैठती जाती, कुछ लड़के भी वहां पर बैठते जाते, इसी तरह से चलते चलते रूबी को 9:30 बज गया। अब रूबी को यह लगने लगा कि रात हो गई, उसे फिर कुछ खा पी लेना चाहिए। रूबी वहां से उठती है, अपने बैग बिस्तरे को जो भी कुछ समेटती है, बैग के पास अपने झोले में रखती है सब कुछ, और उसको फ्रेश होने जाना था। तो रूबी इधर उधर देखने लगती है कि आखिर उसको कहां जाना चाहिए था। रूबी देखती है कि जहां पर वो आराम और विश्राम कर रही थी उससे थोड़ी ही दूर पर थोड़ा इधर उधर झाड़ियां टाइप है, खेत वगैरह है। तो रूबी ने सोचा क्यों ना यहीं पर निपट लिया जाए। अब रूबी वहां पर जाने के लिए सकमका तो रही थी, लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलती हूं। रूबी जैसे ही उस तरफ बढ़ती है, ये सारा चीजें पहले से ही नोटिस कर रहे थे कुछ भगेड़ी गजेड़ी कांवड़ वाले। अब ये सारे लोग जैसे उस रूबी को देखते हैं, धीरे धीरे करके दबे पांव रूबी के पीछे जाने लगते हैं। रूबी को बिल्कुल आहट ही नहीं था, लेकिन रूबी जैसे ही आड़ में झाड़ियों के पास बैठने की कोशिश करती है, तब तक पीछे से 2 लड़के उसको पकड़ लेते हैं, जो कि कांवड़ के वेशभूषा और ड्रेस में थे।
रूबी कुछ कह पाती, कुछ बोल पाती, किसी को बुला पाती कि उसके पहले वो लड़के एकदम रूबी के साथ वो सारे कृत्य करने लगे, वो हैवानियत की घटना को पार करने लगे, जिसके बाद रूबी के पैरों तले जमीन ही खिसक गया। कई कुछ देर के बाद, आधे घंटे से ज्यादा गुजर गया, दो कांवड़ियों ने उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें की, हैवानियत की घटना को अंजाम दिया और वहीं से निकल आए। भीड़ इतनी रास्ते पर थी कि रूबी समझ ही नहीं पा रही थी कि किसको पहचाने किसको ना पहचाने। लेकिन एक चीज था कि अगर उन कांवड़ियों को रूबी के सामने खड़ा किया जाता तो रूबी भली बात और अच्छे से पहचान लेती। लेकिन सवाल यह उठता था कि लाखों की संख्या में गए कांवड़ियों के बीच में वो दो दरिंदों को ढूंढना रूबी के बस की बात क्या थी या नहीं। रूबी सर लटकाए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए आके पेड़ के पास बैठती, इधर उधर देखने लगती है और कुछ लोगों को मदद के लिए बुलाने लगती है। रूबी की बात सुनकर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए। रूबी ने सीधा बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कांवड़ के वेशभूषा में पहने दो लड़कों ने इसी तरीके से घटना का अंजाम दिया, मैं क्या करूं, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं भगवान के ऊपर इतना श्रद्धा और विश्वास करती थी और आज मेरे साथ ये हुआ। वहीं लोगों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी और कई सारे लोग चर्चाएं भी करने लगे। कई सारे कांवड़ियों ने इस बात की चर्चा भी की कि देखो बहन, तुम्हारी दर्द, तुम्हारी पीड़ा को समझ सकते हैं, पुलिस तुम्हारी जरूर मदद करेगी, लेकिन तुम सारे कांवड़ियों को अपराधी मत मानो। इन कांवड़ियों को भीड़ में कुछ ऐसे दरिंदे जानबूझकर आते हैं, कुछ ऐसे बेकार किस्म के लोग आते हैं जो यही सारे घटना को ही अंजाम देने के लिए आते हैं, उल्टी सीधी हरकतें ही करने के लिए आते हैं। वो श्रद्धा भाव या ईश्वर के प्रति नहीं आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ छिनरई करने के लिए, हैवानियत करने के लिए, इनको उनको छेड़ने के लिए, यही सारे कांड करने के लिए आते हैं। रूबी कहती है मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन लोगों का जो बर्ताव था, जो चीजें थी, मुझे नहीं लगता था कि इनके अंदर कोई श्रद्धा या भावना थी। यहां तक कि वो लोग नशे में भी धुत थे। रूबी की बात चल ही रही थी कि धीरे धीरे करके पुलिस की टीम आती है और पुलिस की टीम रूबी से जांच पूछ करती है। रूबी को गाड़ी में बैठाती है। गाड़ी में बैठाने के बाद रूबी को नजदीकी पुलिस केंद्र पर लेकर जाती है। वहां पर रूबी से उन लड़कों के हुलिया के बारे में, उनकी बातचीत व्यवहार के बारे में पुलिस जानने की कोशिश करती है। रूबी जितना समझ पाती थी और जितना उसके साथ हुआ था वो सारी चीजें खुलकर पुलिस के सामने बता रही थी। रूबी के साथ दो महिला कांस्टेबल भी तैनात हो गए। रूबी से एक एक चीज पूछने लगे और उसका लिखा पढ़ी करने लगे। अब रूबी से कहने लगे कि अपने घर का पता दो, अपने घर का मोबाइल नंबर दो, आपके परिवार वालों को बुलाएं ताकि तुम डरो मत, तुम्हारे अंदर थोड़ी हिम्मत आए। रूबी परिवार वालों का नाम सुनने के बाद पुलिस के सामने रोने लगी। पुलिस हैरान हो गई कि यार, परिवार का नाम सुनने के बाद ये लड़की रो क्यों रही है आखिर। पुलिस कहने लगी क्या हुआ बेटा, तुम बताओ आखिर। रूबी सीधा कहती है कि साहब हाथ जोड़ते हुए मेरे परिवार से कुछ मत कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। अगर मेरे परिवार को इस कांड, इस घटना के बारे में पता चल जाएगा तो लोग मुझे पता नहीं क्या क्या करेंगे। मेरी पूजा पाठ, मेरी भक्ति से मेरे परिवार वाले बिल्कुल खुश ही नहीं है। लोगों का सीधा कहना होता है भक्ति भाव भजन करना है तो मात्र कुछ घंटे नहीं, मात्र कुछ मिनट कर लिया करो, ये पागलपन सवार करने की क्या जरूरत है। पुलिस कहती है नहीं बेटा, ये मामला बहुत बड़ा मामला है, जब तक तुम साथ नहीं दोगी उन दरिंदों को हम सजा कैसे दिलवाएंगे, ढूंढेंगे कैसे। इसी तरीके से सारा कुछ चलने लगा। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमराज भी लगे हुए थे। अब रूबी को उन सारे सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाने लगा और बारीकी से पहचाने जाने लगा कि आप धीरे धीरे करके पहचानो, क्या इन लड़कों में से किसी को आप पहचान सकती हो। रूबी ने कहा कि मुझे पूरा डिटेल में अच्छे से चेहरा उतना याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अंधेरा था, रात थी। उनकी आवाज को मैं समझ सकती हूँ, वो बातें उल्टी सीधी इस प्रकार से कर रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। अब इधर ये सारा कुछ चल ही रहा था कि रूबी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर पुलिस ने रूबी से पते वते लेकर के, उसके घर का नंबर लेकर रूबी के परिवार वालों को इन्फॉर्म कर दिया। रूबी के परिवार वालों को जैसे इस घटना के बारे में पता चलती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि जिस बेटी को आज कई सालों से समझा रहे थे, बुझा रहे थे, आज पागलपंथी की हद इस कदर पार कर दी बेटी ने कि आज उसके साथ इतना बड़ा घटना हो गया। परिवार वाले दौड़े भागे पुलिस के बताए गए पते पर पहुंचते हैं और वहां रूबी को घूरने लगते हैं, कोसने लगते हैं। लेकिन पुलिस ने खूब समझाया रूबी के परिवार वालों और कहा परेशान बिल्कुल मत हो,
सब कुछ देखा जाएगा, दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग बस साथ दीजिएगा। रूबी के परिवार वाले, उसके माता पिता हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, नहीं साहब, हमको और बदनाम नहीं होना, हमको और बेइज्जत नहीं होना। वैसे भी हम लोग बदनाम हो चुके हैं, बेइज्जत हो चुके हैं। समाज में तरह तरह की बातें चल रही है हमारे परिवार को लेकर, हमारे बेटी को लेकर। और इस तरह का घटना, इस तरह की बातें अगर समाज में जाएगी, लोगों के सामने जाएगी, ना तो हमारी बेटी कहीं मुंह दिखाने के लायक रहेगी, ना तो हम लोग रहेंगे। इसलिए साहब हमें क्षमा कीजिए, जो हो गया सो हो गया, हमें और इज्जत नहीं उछालनी। लेकिन पुलिस की तो जिद थी, क्योंकि ऊपर से आदेश जो था कि किसी भी दोषी को, किसी भी चोर लफंगे को, किसी भी हैवानियत करने वाले इंसान को बख्शा नहीं जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने सीधा रूबी के परिवार वालों से कहा कि आप लोग बेशक अपने घर जा सकते हैं, बस इस रूबी को हम लोगों के पास छोड़ दीजिए। हम लोगों की जिद है कि 24 घंटे के अंदर उन दोषियों को कहीं भी किसी भी तरीके से ढूंढकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। धीरे धीरे करके अब रूबी के परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रूबी की आंखों में आंसू देखकर रूबी के परिवार वालों ने भी ठान लिया कि चलो, अगर पुलिस कहती है और रूबी की भी इच्छा है, तो उन दोषियों के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो ही जाए। ये सारी बातें होने के बाद रूबी के परिवार वाले अपने घर वापस चला आते हैं, लेकिन पुलिस के पास रूबी रहती है और सब कुछ चलने लगता है। पुलिस अपने तरीके से जांच परख कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। एक एक लोगों से जो भी संदिग्ध पाया जाता था कांड में, जो भी लोग अजीब तरह से बिहेवियर करते हुए पाए जाते थे, उन सारे लोगों से पुलिस पूछताछ करने में जुट गई। पूछताछ इस कदर चलने लगा कि धीरे धीरे कुछ सीसीटीवी फुटेज की मदद से, कुछ लोगों की बातचीत करने की मदद से, तमाम प्रकार की चीजों की मदद से, कुछ डिजिटली मदद से पुलिस अंततः उन लोगों के पास पहुंच गई और करीब 7 लोगों को गिरफ्तार करके रूबी के पास लाकर खड़ा करती है। और वही बात बोलने के लिए कहती है रूबी के सामने, जो रूबी ने बताया था पुलिस से कि वो लड़के किस कदर से रूबी के सामने बात कर रहे थे उस रात घटना जो हुआ था। अब सारे लड़के उसी तरीके से, उसी अल्फाज में बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन रूबी इत्तेफाक से एक लड़के की आवाज को समझ गई और परख ली। रूबी ने कहा, साहब यही है वो। अब जैसे एक पकड़ा जाता है, पुलिस पहले तो उसको पीटना शुरू करती है, मारना शुरू करती है, और उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत को जब पता लगाती है तो पता ये चलता है कि जो लड़का रूबी के साथ इतने बड़े घटना को अंजाम दिया, वो सच में कांवड़ लेकर तो आया ही नहीं है, बल्कि वो चोर है, लफंगा है। उसके साथ और भी लोग, 3-4 लोग मौजूद हैं इस भीड़ में। पुलिस पहले उन 3-4 लोगों को उस लड़के की मदद से गिरफ्तार करती है, फिर चारों को लाती है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में चालान करती है और उनको जेल भेज देती है। तो आप सोच कर देखो दोस्त कि शायद जिस प्रशासन के ऊपर हम तमाम प्रकार की उंगलियां उठाते हैं, जिस प्रशासन को नाकारा, निकम्मा समझते हैं, अगर उसी प्रशासन को हम थोड़ा सपोर्ट करें, उनका साथ देने की कोशिश करें, तो शायद हमारे साथ कुछ अनहोनी, कुछ घटना हो ही ना पाए। अब आप लोगों को इस कहानी के बाद सुनने में तमाम प्रकार की बातें समझ में आ रही होंगी कि तो रूबी के साथ इतना बड़ा घटना हो गया तो प्रशासन क्या कर रही थी, शायद यही सोच रहे थे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती रूबी की भी है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन के द्वारा कई जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तो वहां पर रूबी ने एक छोटी सी गलती की कि उसको किसी इधर उधर की जगह पर ना जा करके कहीं ऐसी जगह पर जाना चाहिए था जहां लोगों की झुंड हो, जहां लोगों की भीड़ हो, जहां पुलिस सहायता केंद्र हो, ऐसी जगह पर उसको जाना चाहिए था। तो रूबी ने थोड़ा मिस्टेक किया तो उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने कड़ी मेहनत के बाद रूबी को न्याय और इंसाफ दिलवा ही दिया। क्या कहना चाहोगे दोस्त इस घटना को सुनने के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद? एक बार कमेंट जरूर करना। मिलूंगा जल्द ही कोई ऐसी ही कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।